हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। दोस्तों स्वागत है आपका अड्डा 24/7, खास करके एसएससी अड्डा 24/7 पर। क्योंकि देखो भाई, आज दिन विशेष है। आज हम भारतीयों के लिए एक यूं कहा जाए गौरव महसूस करने वाला, प्राउड महसूस करने वाला डे 23 मार्च है। इस पे आज जरूर चर्चा किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि यदि आपने अभी तक अड्डा का ऐप डाउनलोड न किया हो तो प्लीज अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लें, ताकि आपको जो डेली क्विजेज हैं वो मिलते रहें। और उसके बाद आपको मैं कहना चाहूंगा वेलकम। आज 23 मार्च की इस ऐतिहासिक शाम को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। क्लास का फॉर्मेट कैसा होगा, क्या होगा, यह हम लोग सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा जो हम लोग डिस्कस करेंगे पहले थॉट ऑफ द डे पे, तो भैया सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बहुत अच्छा, शानदार, जुड़ते रहो सभी लोग। अच्छा, आप ये देखिए, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। देखो, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए जीवन में। अगर वो बनी रही ना, जैसे आज शाम है, अब जब घड़ी में 7 बज ही चुका है तो तुम्हें अन्य काम छोड़ करके यहां आ जाना चाहिए कि भैया आप अपने पढ़ने का टाइम हो गया। कंटिन्यूटी ये मैटर करता है लाइफ में। क्लियर है ना? शुरू करें आज का सेशन। लेकिन यार, आज का सेशन हो उससे पहले तिरंगे को तो डेली हम लोग सैल्यूट करते हैं, ये अपना रोज का कार्य है। तो सबसे पहले तिरंगे को सैल्यूट। और आज जीवन से अगर हम लोग कुछ चंद मिनट, पूरा जीवन ही न्यौछावर हो भारत पे ऐसी कामना, लेकिन कुछ चंद मिनट यदि आज भारत के 3 महान वीर सपूतों को न दिया जाए तो एक प्रकार से ना, मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे गद्दारी लगेगी देश के साथ। सही कह रहा हूं कि नहीं? तो आज क्यों ना सेशन की शुरुआत उन 3 महान वीर सपूतों को याद करके किया जाए, जिन्होंने हमारे देश के लिए, मतलब उनके लिए प्राण बड़ी छोटी चीज थी, देश बहुत बड़ी चीज थी। तो चलो आज मैं जीएस में खुद तो हूं ही, पवन मोरल सर को भी इनवाइट कर लेते हैं। आज मैं उनको बुला के रखा हूं कि सर आइए, और हम दोनों जीएस के भाई भाई आज भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव थापर जी के ऊपर बात किया जाएगा। पवन सर प्लीज। तो देखो भैया, पवन सर भी अब हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं। बच्चों नमस्कार, राधे राधे। और आज नमस्कार तो हम डेली करते हैं सर, राधे राधे भी डेली बिल्कुल। आज दिन है सैल्यूट का, आज दिन है जय हिंद का। आज एक बहुत विशेष दिन है जी सर। बिल्कुल, देखो विशेष दिन आप सभी को पता है, शहीद दिवस के रूप में अपने हम तीनों महान वीर सपूतों को याद कर रहे हैं। दोस्त एक बात याद रखना, सिर्फ ये फंडामेंटल ड्यूटी की बात नहीं है कि पार्ट 4A में आर्टिकल 51A में लिख दिया गया है कि उन आदर्शों को, उच्च आदर्शों को दिल में सजोए रखें जो देश की आजादी के लिए प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उनका सम्मान पूर्वक नाम ले। ये एक भावना है। क्या कहेंगे सर? सर बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, आज शहीद दिवस है। शहीद दिवस तो हम और भी मनाते हैं, 30 जनवरी को भी मनाते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन आज का जो 23 मार्च का शहीद दिवस है वो हमारे दिल के बिल्कुल करीब होता है। आज का दिन जब 23 मार्च आते हैं ना, साल में हर साल 23 मार्च आती है, तो हमारे जो रोंगटे ना वो खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज के दिन बच्चों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। उन्होंने अपने माता पिता से पहले, अपने भाई बहन से पहले, अपने यार रिश्तेदार से पहले अपने देश के लिए कुर्बान होना उन्होंने उचित समझा। यानी कि हर कोई चाहता है कि इस तिरंगे में लिपट के हुआ है। हर व्यक्ति, हर नौजवान के मन में इच्छा होती है कि ये तिरंगा, इसके सम्मान में वो अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए सर्वोपरि है हमारा भारत देश। और भारतीय तिरंगे के सामने हम सल्यूट करते हैं। और बच्चों, मैं ऐसी माओं को प्रणाम करता हूं, उन वीर सपूतों को प्रणाम करता हूं, मेरे भाई जो हमारे देश के लिए शहीद हुए, सभी को प्रणाम करता हूं। लेकिन आज का दिन विशेष है क्योंकि आज बच्चों हमारे दिल के करीब रहने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी की सजा दी गई थी सर। बिल्कुल, तो बिल्कुल सर आपने सही कहा। उन माताओं को प्रणाम जो ऐसे वीर सपूतों को जन्म दी और जो हमारे देश की रक्षा के लिए आज भी बॉर्डर पे लगे हुए हैं, कभी भगत सिंह के रूप में तो कभी आर्मी के रूप में, हमारे सैनिक के रूप में। मतलब प्यार समझते हो, किसी देश की नींव ना उस देश की जनता और सेना, ये दोनों होती है। जितना हमारी सेना सहयोग कर रही है बॉर्डर पे, उतना ही सर हमारे भारतीय जो नवयुवक है, नौजवान है, अपनी सेना के प्रति भी समर्पित रहते हैं। सर आज का नौजवान सबसे ज्यादा इच्छा रखता है कि मैं आर्मी में जाऊं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा इच्छा यही है। और सर विशेषकर मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं, मेरे क्षेत्र का हर बंदा ये चाहता, मेरे क्षेत्र का नहीं, हिंदुस्तान के हर नौजवान की यह कामना है कि मैं भी भगत सिंह बनूं, मैं भी सुखदेव बनूं, मैं भी राजगुरु बनूं। ये हर नौजवान की इच्छा है। बिल्कुल सर, एकदम सही आपने कहा कि ऐसी इच्छा होनी चाहिए। और ये ही इच्छा है सर जो भारत को भविष्य में आप कभी गुलाम नहीं होने देगी। सर कभी नहीं होने देंगे। ये बिल्कुल विदेशियों को भी पता है कि अब भारत वो भारत नहीं रहा जिसे अंग्रेज मदारियों और सांप और सपेरों का भारत कहते थे। अब वो भारत है जो ब्रह्मोस मिसाइल और परमाणु बम लिए बैठा है। ये वो यूक्रेन नहीं जो अपनी आजादी के लिए कुछ दिन संघर्ष करी। ये वो भारत है जो आजीवन मर मिटने तक अपनी आजादी को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। यह पूरे विश्व को पता है। तो थैंक यू सो मच सर, शो में आने के लिए सर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद।
तो दोस्तों आज शहीद आजम को याद करते हुए भगत सिंह जी को, राजगुरु जी को, सुखदेव जी को, मतलब यार याद करना तो बनता है ना। चलो अब सेशन की शुरुआत करेंगे। आज के 23 मार्च का मतलब दिन ऐसा है यार कि आज थोड़ा सा इस पे बोला न जाए तो क्या किया जाए, मन में इन इच्छाओं को थोड़ी दबा के रखा जा सकता है। सही कह रहे कि नहीं? तुम लोग कमेंट करके बताओ। अच्छा, अब आज का जो फॉर्मेट है उससे पहले बताऊं कि चैनल यार जो मेरे नए दोस्त जुड़े हैं प्लीज चैनल पे कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा दीजिएगा। आज की जो क्लास है थोड़ी शॉर्ट होगी क्योंकि आज थोड़ा सा कुछ ऐसा व्यक्तिगत मेरा कार्य है 5-10 मिनट का कि मुझे वो करना है। अब एक मित्र हैं रेलवे स्टेशन आ रहे हैं, उनको लेने जाना है, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार पहुंच जाऊं, इसलिए आज मैं थोड़ा सा क्लास शॉर्ट लूंगा। आधे पौन घंटे ही होगा, पूरा 1 घंटा नहीं पढ़ाऊंगा मैक्सिमम। आज का जो फॉर्मेट है टुडेस टॉपिक, कल हम लोग देखे थे कैसे किए थे कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे 4 टेस्ट हम लोग लिए थे। आज मैंने क्या किया कि सारे जीएस जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 2 सेट में बांटा, टेस्ट 1 और टेस्ट 2। क्लियर है? पहले कमेंट बॉक्स में जुड़ते जाओ यार, ये लाइक वाइक करते जाओ मेरे भाई, थोड़ा लाइक वाइक करते जाओ। तो पूरे सेशन को हमने 2 भाग में बांटा, जीएसजी के मिक्स क्वेश्चन, टेस्ट 1, टेस्ट 2। तो अब हम लोग पहले 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट 1 करेंगे, फिर 25 क्वेश्चन का टेस्ट 2 करेंगे। साथ ही साथ इन्फॉर्म कर दूं कि जो लड़के अपने वो क्या कहते हैं एमटीएस का कल रात में फॉर्म आ गया है, आया ना कल 22 मार्च को, तो यार आज शाम जो 23 मार्च की शाम है 7 से जो 7, 5, 7, 10 हो रहा है दोस्त, तो ऐसे स्थिति में आप लोग एमटीएस का फॉर्म जरूर भर लीजिए। अच्छी खासी वैकेंसी है, जो आप रेगुलर सीएचएसएल सीजीएल का जो कोर्स पैटर्न पढ़ते हुए आ रहे हो वही आपके एमटीएस में भी है। कोई वो अलग से उसका सिलेबस नहीं है, कोई अलग से उसकी तैयारी नहीं है, यही उसकी तैयारी है। और आप, मुझे उम्मीद है यदि तुम लोग करोगे तो कर ले जाओगे इस चीज को, ठीक है ना? यदि आप लोग करोगे तो बिल्कुल बेधड़क बेझिझक आप इसको कर ले जाओगे। पहला क्वेश्चन लाते हैं, तो जीएसजी के मिक्स टेस्ट 1 शुरुआत करें। मिक्स टेस्ट 1 की शुरुआत कर दिया जाए मेरे भाई? हाँ सर, शुरुआत कर दिया जाए। तो चलो लेट्स स्टार्ट। एक बार सब लोग लाइक और भारत माता की जय लिखो और उसके बाद टेस्ट को स्टार्ट करें। भाई जितने लोग देखो अब लाइव कितने हो लाइक, यहीं से अंतर शुरू हो जाता है। अब टेस्ट की शुरुआत होगी। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लाने जा रहा हूं, जो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, ग्रुप डी सभी एग्जाम के लिए, भाई देखो जीएस का कोई माई बाप नहीं है, वो सभी एग्जाम के लिए सर्वधर्म संभाव वाली भावना लेके चलता है। क्लियर होगा आप सभी को? तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, विश्व का पहला शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? पहला, आप सोचो तो सर जो सबसे ज्यादा पहला शिखर सम्मेलन है वो कहां आयोजित किया गया था? तो आप कहोगे कि सर पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था आपके रियो डी जेनेरियो में। बिल्कुल, रियो डी जेनेरियो में। आज सुबह जब हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे थे तो हम लोग इसी में पढ़े थे कि सर 22 मार्च को रियो डी जेनेरियो में 1992 में यह डिसाइड हुआ था कि हम क्या मनाएंगे? विश्व जल दिवस। ये हम लोग जल दिवस मनाएंगे, ये डिसाइड हुआ था ना। और ये मनाना कब से शुरू किया गया? पहली बार 1993 में वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस मनाया गया था। यह पहला शिखर सम्मेलन था पृथ्वी के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर, जल बचाओ के ऊपर। क्लियर है? तो चलेगा, सब लोग आंसर करो, सब लोग। अगला, ब्रिक्स नेताओं ने किस स्थान पर आयोजित किए गए शिखर सम्मेलन में एक नए विकास बैंक की स्थापना पर हस्ताक्षर किए? बताइए, वो जो सम्मेलन हुआ था, देखो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस का एक ही पैटर्न है, तीनों के एग्जाम एसएससी ही ऑर्गेनाइज करवाती है। एसएससी गवर्निंग बॉडी है जो इसके तीनों के एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाती है। अब यहां पे आपको बताना है ब्रिक्स नेताओं ने किस स्थान पर आयोजित किए गए शिखर सम्मेलन में एक नए विकास बैंक की स्थापना के लिए समझौते किए। सर राइट आंसर है सी, फोर्टालेजा, ब्राजील। 2014 में यह हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट बनेगा ये आपके लिए, ये आप जरूर याद रखिएगा। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, यहां पे आईसीजे होगा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे। आईसीजे के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? अभी इसमें एक बात करंट अफेयर में अपडेट रहना, कुल न्यायाधीशों की संख्या तो 15 है। इन 15 जजों में से दोस्तों 13 जजों ने एक मत से निर्णय दिया रसिया यूक्रेन वाले मुद्दे पे। उन देशों ने रसिया को युद्ध रोकने से
मना किया, लेकिन 2 जजों ने ऐसा नहीं किया। वो किस देश के थे याद रखना, एक चीन के जज ने और एक रूस के जज ने। इन दोनों जजों ने युद्ध न रोकने के, मतलब ये खिलाफ थे कि जो चल रहा है वो ठीक है, ये परिस्थितियां हैं। भारत की तरफ से नागेंद्र पाठक जी भी इस 13 जजों के पैनल में शामिल थे। कौन? नागेंद्र पाठक जी, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना कि नागेंद्र पाठक जी इन 13 जजों के पैनल में शामिल थे, याद रहेगा सभी को। और याद रखना आईसीजे का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? द हेग में, ठीक है ना, द हेग में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। जजों का कार्यकाल कितना होता है आईसीजे के? 9 वर्ष। 9 वर्ष जजों का कार्यकाल होता है। तो ये बातें याद रखोगे, ये करंट अफेयर की बात, ये स्टैटिक की बात और ये उसके पॉलिटी की बात। एक क्वेश्चन में देखो यार, बातचीत आपस में मत करो प्लीज, बातचीत मत करो, लाइक करो और आगे बढ़ो। आज का सेशन छोटा है तो उसको छोटा ही रहने दो, प्लीज परेशान मत हो। अगला अच्छा, ये वाला तो अभी अभी हम लोग कर लिए कि आईसीजे का। आज कई क्वेश्चन मुख्यालय वाले आएंगे, कम से कम आपके, मैं आपको बताऊं, CHSL और CGL और दोस्त MTS, इन 3 के मुख्यालय में आज तक 7 MCQ इनसे मुख्यालय के पूछे गए हैं, घुमा फिरा करके। ठीक है, पिछले मैं 5 वर्ष का ले रहा हूं, पिछला 5 वर्ष, ये नहीं कि पिछला 10 वर्ष 15 7, उन सभी को मैं यहां पे क्या करूंगा, आपके साथ ऐड करूंगा। तो इसका राइट आंसर है बी, द हेग। क्लियर है? इसका राइट आंसर है द हेग। क्लियर है? आ जाओ। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार संकल्प को कब अपनाया गया था बताएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार, बहुत सही, आंसर करो। 25-25 क्वेश्चन के आज 2 GSGK के मिक्स टेस्ट हैं आज जो आपके चल रहे हैं। क्लियर है? और ये सारे एग्जाम्स जो आपके जीएस से रिलेटेड है उनके लिए जरूरी बनेंगे। बहुत बढ़िया, आंसर करते रहो। यस, इसका राइट आंसर मेरे भाई डी, 1948। क्या? 1948। क्लियर है? आइए अगला। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान निम्नलिखित में से कहां स्थित है बताओ? NDRI सर, राष्ट्रीय, देखो दुग्ध, अब यहां पे एक क्वेश्चन और तुम लोग को सोच लेना चाहिए कि सर दूध उत्पादन में नंबर 1 पे कौन सा राज्य है? तो याद रखना राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। ये दुग्ध उत्पादन में भारत में नंबर 1 पे है। और ये कहां पे है सर? करनाल में पड़ता है NDRI। करनाल हरियाणा का जगह है, इसको संभवतः हरियाणा का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है या हरियाणा का पेरिस, कुछ इसको कहा, क्योंकि मैं करनाल गया हूं, वहां के लोकल लड़के लड़कियों से मेरी मुलाकात है, बातचीत है, तो शायद करनाल हरियाणा का पेरिस कहा जाता है इसे। यार कोई हरियाणा का हो तो प्लीज कमेंट करके बताना ना कि इसे हरियाणा का करनाल को पेरिस या हरियाणा का स्विट्जरलैंड, कुछ तो इसको कहा जाता है यार, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, नहीं तो मैं एकदम कंफर्म ही होके बोल देता। तो खैर इसको अपने लेवल पे कंफर्म करिएगा। तो करनाल। क्लियर है? अगला आइएगा। निम्न में से संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहां है? देखो ये मतलब इतना फेमस और प्राचीन क्वेश्चन हो चुका है कि अब सभी को याद रहता है कि ये कहां पे है, कैसा है। तो ये दोस्त पड़ता है आपके न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सर 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। किसने की थी जरा बताओ, किसने की थी? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये याद रखना, FDR। क्लियर है? FDR ने की थी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने की थी। अब जरा एक बात मेरे को बताओ, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, CGL के पेपर का ये क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति को पोटस भी कहा जाता है? ये कहां के राष्ट्रपति थे? USA, ठीक है ना, USA के ये राष्ट्रपति थे। हां सर, USA के राष्ट्रपति थे। इनको क्या कहा जाता है? पोटस। क्लियर है ना? इनको, जो जैसे वर्तमान में पोटस कौन है? तो जो बाइडेन। इनसे पहले पोटस कौन था? तो डोनाल्ड ट्रंप। जो भी अमेरिका का राष्ट्रपति होता है उसे पोटस कहा जाता है। अच्छा, एक और बड़ा इंफॉर्मेटिव सुनिएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जरा समझना। देखो भाई, कमेंट करते रहो लेकिन यार पढ़ते रहो, समझते रहो। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एकमात्र ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं जो कि 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, 4 टाइम्स। जबकि आप जानते होंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता, लेकिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। समझ रहे हो? 4 बार ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिएगा, तो अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आप इंटरपोल कहते हो यार, ठीक है ना, इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, लोकेटेड
वेयर, ठीक है, बताओ कहां पे है इंटरपोल का हेडक्वार्टर। मैंने पहले ही कहा है कि वो सातों क्वेश्चन मैं लगातार आपके लाऊंगा। इसका आंसर है दोस्त लियोन। क्या है इसका आंसर मेरे भाई? लियोन इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। क्लियर है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, लियोन। ठीक है, लियोन इज द राइट आंसर। तो ये अब आपको क्या रखना होगा? याद रखना होगा। अब चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लियोन अगला, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस, अच्छा अब इसी पे अगर पूछें तुम लोग को एक रोचक जानकारी दूं, 17 नवंबर को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 17 नवंबर को भी, 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, 19 मई को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, और एक और है, कुल ये भी शहीद दिवस हैं। कोई लाला लाजपत राय जी की याद में मनाया जाता है, कोई सीआरपीएफ के जवानों की याद में मनाया जाता है, कोई एक पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है, एक मनाया जाता है महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती को याद करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आज आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जो यहां पे डेट दिए हुए हैं जरा जरूर बताना कि कौन सा शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्लियर है ना? 30 मार्च वाला तो सबको याद होगा, 30 जनवरी वाला, 17 नवंबर, 23 मार्च, 19 मई, और अभी एक अक्टूबर में भी मनाया जाता है। मुझे डेट नहीं याद आ रहा है, मैं यहां पे अक्टूबर लिख दे रहा हूं। अक्टूबर में भी एक शहीद दिवस मनाया जाता है। आज मैंने यूट्यूब पे बताओ तुम लोग को एक छोटा सा शॉर्ट्स डाला है, उसमें मैंने इसकी डिटेल बताई है। तो प्लीज सभी लोग अभी जब ये लेक्चर खत्म हो जाए तो YouTube पे एक छोटा सा 1 मिनट का शॉर्ट्स होगा, जाकर के देख लेना। यहां पे तो 1 2 3 4 5 ही लिखा है ना, उसमें मैंने 6 शहीद दिवस बताए हैं, और वो 6 के 6 शहीद दिवस आज जाके आप अपडेट कर लीजिएगा कि वो 6 के 6 शहीद दिवस कब और कैसे मनाए जाते हैं। क्लियर है? तो वो करोगे ना, वादा करो आज वो शॉर्ट्स जाके YouTube पे एसएससी अड्डा पे देख लोगे। क्लियर है? जरूर देखना यार, ऐसे दिन कम आते हैं जब इस तरीके की आपको जानकारी मिलती है। खैर ओवरऑल मेरे भाई आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र महादिवस। निम्नलिखित में खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहां है? खाद्य, ये सर खाद्य दिवस कब मनाते हैं सर? 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। अच्छा ठीक है सर, और साथ ही साथ मेरे भाई आपको यह भी बता दें कि यह कहां पे स्थित है? रोम में। एक यहां पे छोटी सी चीज है, खाने पीने से रिलेटेड यूनाइटेड नेशन की जितनी भी संस्थाएं हैं वो कहां पड़ती हैं? इटली, रोम में। ये एक ट्रिक है, बस तुमको ये दिखे कि खाने पीने से रिलेटेड कोई यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है और उसका पूछ रहा है 4 ऑप्शन में, तो रोम ही उसका आंसर होता है लगभग 99%। अगला, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय। कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार मैंने जानबूझ करके मुख्यालय वाले क्वेश्चन सब एक जगह कर दिए। अब देख लेना तुम लोग के पेपर में एक आध क्वेश्चन इस तरीके का रहेगा और कंफर्म रहेगा। इसका राइट आंसर मेरे भाई सी, वियना में। कहां पे है? सी ऑप्शन, वियना में। अगला, यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है? 20 बार का पूछा गया क्वेश्चन होगा, रटा हुआ क्वेश्चन होगा तुम लोग को, लेकिन मेरा सिर्फ नया पढ़ाना फर्ज नहीं है, मुझे आपको पुराने क्वेश्चंस दोहरवाने पड़ते हैं। 10 बार दोहरवाऊंगा, क्योंकि यार जब एग्जाम में आवे ना, इस क्वेश्चन को जिसको टिक करने में 5 सेकेंड लो, उसको अब तुम लेना शुरू कर दो 2 सेकेंड, ताकि ये जो 3 सेकेंड बचे वो तुम रीजनिंग और मैथ में सोचने में दे सको। खैर मैथमेटिक्स में दोगे, रीजनिंग तो एसएससी की लगभग आसान है। मैथमेटिक्स और इंग्लिश की अपेक्षा रीजनिंग तो एसएससी की आसान है ना। बैंकिंग का जो मुझे रीजनिंग लगता है वो टफ है। ऐसा सही कह रहा हूं कि नहीं? बैंकिंग का जो एसबीआई पीओ में क्लर्क में जो रीजनिंग आती है वो टफ है रेदर देन एसएससी। आप भी बड़े अच्छे से एसएससी के रीजनिंग के मार्क्स उठा लेते होंगे। अगला, सार्क की स्थापना की गई थी कहां? नई दिल्ली में, ढाका में, जिनेवा में, या फिर थिम्पू में? आज का जो टेस्ट है अब तक का सबसे सरल टेस्ट ले रहा हूं, सबसे सरल। और आज जो 25 में 22-23 ना करे, समझ लेना कि तैयारी सही दिशा में नहीं चल रही है आपकी। क्लियर है? अगला, यूएनओ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सैन फ्रांसिस्को मीटिंग के द्वारा यूएसए में की गई थी। इस यूएनओ की स्थापना में दोस्त याद रखना 51 देश इसके फाउंडर मेंबर हैं, और जिस दिन भारत इसके फाउंडर मेंबर में शामिल है और जिस दिन इस पे साइन होना था, पोलैंड, क्लियर है, पोलैंड कंट्री जो थी वो अनुपस्थित थी।
क्लियर है ना, पोलैंड कंट्री अनुपस्थित थी। और आज के करंट अफेयर में आप सुबह ध्यान दो तो पोलैंड की ही खिलाड़ी ईगा स्टेविक करके हैं, उन्होंने महिला एकल का खिताब जीता टूर्नामेंट में, ठीक है ना, पोलैंड की ही महिला खिलाड़ी हैं, उन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है, बीएनपी परिहास या इंडियन मास्टर्स करके, इंडियन वेल्स मास्टर्स। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एशियाई भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है? अरे बाप रे बाप, बताओ कौन सी भाषा है? देखो, संयुक्त राष्ट्र में लास्ट जुड़ी हुई आधिकारिक भाषा कौन है? तो अरेबिक। सबसे आखिरी में कौन जुड़ा है संयुक्त राष्ट्र में? तो अरबी। अरबी भाषा संयुक्त राष्ट्र में लेटेस्ट जुड़ी है, और वो भाषा है डी ऑप्शन, चीनी और अरबी। ये इसके अलावा रसियन है, फ्रेंच है, इंग्लिश है। कौन कौन है? रसियन है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, ये 3 है, अरबी 4 है और चाइनीज 5। ये जो 4-5 मुख्य रूप से जो बोर्ड पे लिखी हुई हैं वो आपकी क्या है? यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्लियर है? ज्यादा काम वैसे आपके फ्रेंच और इंग्लिश में होता है, मुख्य रूप से इंग्लिश ही डोमिनेट है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है? बताइएगा। संयुक्त, देखो ये ओल्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन के हिसाब से कम पूछिए। हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि ये ओल्ड एमसीक्यू है, लेटेस्ट अपडेट अब थोड़ा अलग है, ये ओल्ड एमसीक्यू। अगला आ जाओ, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? बताओ। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आज थोड़ा डल चल रहा है सेशन, उसका रीजन है कि भैया आपका टेस्ट चल रहा है, क्वेश्चन आसान है तो शांति से आंसर तुम लोग किए जा रहे हो, यही थोड़ा टफ हो जाता तो लंका लगी रहती। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, 1945। क्लियर है? इसका राइट आंसर क्या है? बी, 1945। अगला, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय इनमें से कहां है? बताइएगा। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय इनमें से कहां पे है? बताओ मेरे भाई, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय इनमें से कहां है? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय चाइना में है। 18 हो गए, 25 पे जल्दी से पहुंचो। और यार देखो, लाइक शेयर तो करते चलो यार, मतलब मैं डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं तो तुम लोग लाइक शेयर रोके हुए आज शाम का है, तो भैया थोड़ा सा लाइक शेयर करते चलो। अगला आ जाओ, वीटो पावर किसके अधीन नहीं है? मतलब यूनाइटेड नेशन में 5 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो पावर है। याद रखना, जो वीटो पावर होता है यह एक नकारात्मक शक्ति है, ठीक है ना। वीटो पावर इज अ निगेटिव पावर, यह बात याद रखना। यह कभी कभी क्वेश्चन आता है कि यह पॉजिटिव है, निगेटिव है, या फिर न्यूट्रल है, या इनमें से कोई नहीं। तो वीटो पावर एक नकारात्मक शक्ति है जो विश्व में 5 देश के पास हासिल है। जिन जिन देश के पास वीटो पावर है दोस्त, उनको हम लोग बिग 5 कंट्रीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग 5 देश भी कहते हैं, या फिर उन्हें हम P5 देश भी कहते हैं, ठीक है ना। और उनमें आपके कौन नहीं है? तो पश्चिमी जर्मनी नहीं है, रूस है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, चीन है, यहां पे एक और लिख देते हैं, चीन है, ठीक है ना। और एक को कौन छूट रहा है? फ्रांस है। ये इतने हैं, चीन, फ्रांस, यूके, यूएसए और रूस, यही 5 हैं। और जर्मनी, वेस्टर्न जर्मनी उसमें थोड़ी शामिल है। तो याद रखना, वीटो पावर एक नकारात्मक पावर है, इसे बिग 5 देश या P5 देश के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला आ जाओ, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसको तो जरूर याद रखना, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में बैन कर दिया गया और इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? लंदन में, ठीक है। अफ्रीकी विकास बैंक का मुख्यालय कहां है? ये कई लोगों को नहीं याद होगा, खुद कमेंट में जाकर के आप देख सकते हैं, कई लोगों को नहीं ध्यान होगा। अफ्रीकी विकास बैंक का मुख्यालय कहां पे है? बताइएगा सर। यदि अफ्रीकी विकास बैंक की बात करें तो आबिदजान, क्लियर है, आबिदजान में है, क्लियर है। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है? कोविड ने यह साबित किया कि इनकी कोई वैल्यू नहीं, और रूस यूक्रेन युद्ध ने यह साबित किया कि यूनाइटेड नेशन का भी कोई वैल्यू नहीं है देश में। होता यार तो वो दूसरे दिन युद्ध रुक ना गया होता। यूनाइटेड नेशन की स्थापना ही की गई है वर्ल्ड वार और 2 देशों के मध्य युद्ध को रोकने के लिए 1945 से। इतनी पुरानी संस्था और कोई औकात नहीं रखती है। रसिया जो चाह रहा है यूक्रेन के मुद्दे में किए जा रहा है, करता ही है, क्लियर। तो ये संस्थाएं ऑन पेपर बड़ी मजबूत है, इनकी वही स्थिति है जो भारत में राष्ट्रपति महामहिम की है। ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग और प्रैक्टिकली कुछ भी संभवतः नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन यही है। और इसका राइट आंसर जिनेवा, स्विट्जरलैंड है, क्लियर है। तो 23वां क्वेश्चन, भारत किसका सदस्य नहीं है? बताइएगा, भारत किसका सदस्य नहीं है? सोच समझ के, कोई जरूरी नहीं है कि सारे आंसर सही भी हो। इसका आज तुम लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे, क्लियर है, कमेंट बॉक्स में। अगला आ जाइएगा,
यूएनओ में कितने अंग हैं? जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके कई भाग हैं, जैसे एक देखो है पांचवा, इसके वजह से 5 ही होंगे, 6 नहीं यार, एक खत्म हो गया है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, जैसे ना एक खत्म किया गया है उसका नाम है, ये तो टोटल दे रहा है ट्रस्टी, ठीक है ना, ट्रस्टीशिप काउंसिल, अब ये खत्म हो गया है, क्लियर है। ट्रस्टी, चूंकि ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट दे रहा है, ट्रस्टीशिप काउंसिल अब खत्म है। नहीं तो एक इको एंड सोशल काउंसिल है, ये एक है, एक यूएनएससी है, और एक आपके यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, और एक आपके सेक्रेटेरिएट है। तो 1 2 3 4 5 और एक और है आईसीजे, ठीक है ना। तो आईसीजे भी एक इसी का मुख्य अंग है। तो ऐसी स्थिति में 6 हुआ, लेकिन अब एक ट्रस्टीशिप काउंसिल को खत्म कर दिया गया है, ये बात याद रखिएगा। अगला, पूर्वी अफ्रीकी विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? बताओ जरा। और यार देख लो लाइक की संख्या कितने धीमे धीमे चल रही है। प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, लाइक वाइक तो करते रहो यार, बढ़ाते रहो लाइक वगैरह, ठीक है। बताओ जरा। तो पूर्वी अफ्रीकी विकास बैंक का मुख्यालय कहां है? युगांडा में। अब आपके 25 क्वेश्चन का ये सेट समाप्त हुआ, 25 क्वेश्चन का ये सेट समाप्त हुआ। अब जरा मेरे को एक बात बताओ, कितने लोगों ने कितने मार्क्स पाए? एक टेस्ट समाप्त, अब टेस्ट 2 शुरू होगा। जरा नंबर अपने अपने बताओ, 25 क्वेश्चन में किसने कितना नंबर पाया है? सोच समझ के बताओ, आनंद आएगा यार, ठीक है। सोच समझ के बताओ, आनंद आएगा, ठीक है। बताइए बताइए किसने कितना नंबर पाया आज के टेस्ट में? सभी लोग जुड़ करके बताइएगा किसने कितना नंबर पाया आज के टेस्ट में। बहुत अच्छा, शानदार। अब वही हमको लग रहा है कि मतलब 20 प्लस तो एवरेज है आप लोगों का, ये अच्छा है, ये सुखद है हमारे लिए, आपके लिए। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्त कि अब हम लोग शुरू करेंगे आपके ये जो जीएसजीके का मिक्स टेस्ट 2 है, क्लियर है। जीएसजीके का जो मिक्स टेस्ट 2 है उसको शुरू किया जाएगा और देखा जाएगा कि इस टेस्ट 2 में क्या है। पहला क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से किसे जाना जाता है? आज हम लोग करेंट अफेयर जब पढ़ रहे थे तो लेप्रोस्कोपी के जनक, लेप्रोस्कोपी, ठीक है ना, लेप्रोस्कोपी के जनक भारत में मैंने आज सुबह के करंट अफेयर में बताया था। जरा बताओ तो लेप्रोस्कोपी के जनक, करंट अफेयर मैंने डिस्कस किया था, क्या उनका नाम था? उनकी एक बुक आई है, ठीक है ना। और मैं आपको डॉक्टर एम हटन तेहटन एवाच उदगाडिया, ऐसा ही नाम था ना। एक्चुअली थोड़ा सा कठिन नाम है, याद करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर इतना भी याद आ गया कि तेहमटन एवाच उदगाडिया कुछ ऐसा नाम था तो तुम लोग याद कर ले जाओगे। जो लोग सुबह करंट अफेयर नहीं आते हो 8 बजे, मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है, डेली सुबह आपके लिए सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस का करंट अफेयर चलता है, उसमें जरूर जुड़ा करो यार, समझ रहे हो। अब अगर जितने लोग जुड़े होते हैं आंसर कर देते, कुछ लोग देखो करना भी शुरू कर दिए, यही डिफरेंस है। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर है संत पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का जनक। अगला, यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी कुशल नृत्यांगना है? बताइएगा। ये क्वेश्चंस मैंने एक बार कराए हैं, अब मेरी आदत है मैं क्वेश्चंस को 2-2, 3-3 बार पढ़ाता हूं ताकि वो रट जाए, ठीक है ना। यामिनी कृष्णमूर्ति बोथ एंड बी, वो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से बिलोंग करती हैं, क्लियर है। अगला, कुनाकुडी वैद्यनाथन किससे संबंधित है? बताइएगा, कुनाकुडी वैद्यनाथन किससे संबंधित है? जल्दी से बताओ मेरे भाई। कुनाकुडी वैद्यनाथन, सर इनका संबंध है वायलिन से। अगला, निम्नलिखित में से कौन चर्चित बांसुरी वादक है? ये मैंने एक बार सेशन में कराया है कुछ दिन पहले, आप गलत मत करना। 25 में 25 मार्क्स उठा करके ले जाओ, क्लियर है। 25 में 25 मार्क्स आपको लेके जाने हैं। निम्नलिखित में से कौन चर्चित बांसुरी वादक है? सर चर्चित बांसुरी वादक है, डी ऑप्शन, हरिप्रसाद चौरसिया जी। हरिप्रसाद चौरसिया जी, कभी इनका लाइव कंसर्न सुनो, बहुत अच्छा है। हरिप्रसाद चौरसिया, क्वेश्चन घूम गया, आंसर तो वही रहेगा। इसका राइट आंसर है डी, फ्लूट्स, बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया। अच्छा एक चीज बताओ, कमेंट करके अभी सब लोग बताना, किस लड़की का फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? मतलब किसी का तबला सुनना होगा, किसी का रॉक बैंड होगा, तो किसी का हारमोनियम होगा, किसी का ढोलक होगा, किसी का आपके क्या नगाड़ा होगा, ऐसे वाले जो सांस्कृतिक हैं, जरा एक बार कमेंट है। या किसी का सहनाई हो सकता है, किसी का कुछ नहीं हो सकता इसमें से, तो जरा मेरे को बताओ कि कितने लोगों का ये फेवरेट है, क्या किसका फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? आप सब लोग एक दूसरे के जरा कमेंट देखो, कौन इसको बाजी मारता है, जरा कमेंट देखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार,
एक लिख रहा है सर नगाड़ा है। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ, नक्कारा नाम का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में कौन सा बादशाह फेमस था? याद रखना, नक्कारा बजाने में अकबर फेमस था, वीणा बजाने में समुद्रगुप्त फेमस था, वीणा बजाने में औरंगजेब भी फेमस था। तो औरंगजेब, समुद्रगुप्त और अकबर, इन तीन के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपसे पूछता है कि कौन क्या बजाने में पारंगत था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में एक्सपर्ट था। खैर, इसका मैंने देखा आपके सही है, किसी किसी का इंटरेस्ट किसी किसी में ज्यादा ही है। संतूरवाद से कौन संबंधित है? बताओ संतूरवाद से। सर संतूरवाद से पंडित शिव कुमार वर्मा। अगला, संगीत रत्न मैसूर तिरुमकोडुल मोदीहा 20वीं सदी के एक प्रतिभावान वायलिन वादक थे। उन्होंने तार के वायलिन का आविष्कार किया। कितने तार के वायलिन का आविष्कार किया बताइएगा मुझे? कितने तार के वायलिन का आविष्कार किया है आपके तिरुमकोडुल मोदीहा ने? बताइए। तो सर इन्होंने 7 तार के वायलिन का आविष्कार किया। अगला, पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित? ये क्वेश्चंस छोटे छोटे हैं और मैंने पहले ही कहा है कि जो आज आपका सेशन है वो थोड़ा छोटा है, 35-40 मिनट का ही चलेगा और इसका राइट आंसर है संतूर। अगला, मृदंग क्या होता है? बताइएगा मेरे भाई, मृदंग क्या होता है? सब लोग सोच समझ के बताओ, मृदंग क्या होता है? सर मृदंग एक 2 मुहा वाला ढोल होता है। ठीक है। अगला, बेगम अख्तर संबंधित है। देखो आर्ट एंड कल्चर में ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे छोटे छोटे पूछे जाएंगे, चाहे आप एमटीएस दे दो, सीजीएल दे दो या सीएचएसएल दे दो। तो इसका राइट आंसर है ए, म्यूजिक। अगला, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग बजाया जा सकता है? आओ भैया बजा के देख लो। ठीक है, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग बजाया जा सकता है? तो सर प्रत्येक राग बजाया जा सकता है सितार के ऊपर। ठीक है, सितार। अगला, किस पहर में राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? ये थोड़े से पुराने क्वेश्चंस हैं, मैंने इनको आपको कुछ दिन पहले एक बार करवाया था और उसके बावजूद आज कमेंट में देखो कई लोग गलत करते जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं उसके लिए? इसका राइट आंसर मेरे भाई बी, मॉर्निंग, सुबह में। अगला, निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? वीणा, तबला, सितार या संतूर? बताएगा। निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? तो यार जो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वो कौन सा है आपके? ए ऑप्शन, वीणा। वीणा सबसे अच्छा। भारत में सितार, तबला और कव्वाली, ये तीन का जनक किसे कहा जाता है? सितार, तबला और एक यहां पे लिख देता हूं कव्वाली। ठीक है ना, कव्वाली का जनक। ठीक है ना, का जनक भारत में किसको कहा जाता है? याद रखना, भारत में सितार, तबला और कव्वाली तीनों का जनक कहा जाता है मेरे भाई आमिर खुसरो को। किसे? आमिर खुसरो। ठीक है ना, आमिर खुसरो जी को तीनों का जनक कहा जाता है। अगला, राग भैरवी का गायन काल क्या है? बताइए, राग भैरवी का गायन काल क्या है? तो राग भैरवी का गायन काल है बी ऑप्शन, प्रातः काल। ये हम लोग अभी अभी किए थे तो इस पे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। अगला, प्रातः काल, फिर वही बात कि प्रातः काल सर आप राग भैरवी ही गाओगे। अब चूंकि तुरंत किए हैं तो समय देने की तो जरूरत नहीं है। अच्छा, अगला, इसको जरा मैच कराइए और भाई इस क्वेश्चन पे 1 मिनट लीजिए, पूरा टाइम लीजिए और गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? गलत नहीं होना। और यार अभी भी कुछ लोग न लाइक किए हैं न चैनल को सब्सक्राइब किए। दिखता है यार, यहां आप भी देखोगे ना तो देख लो लाइव कितने और लाइक कितना चल रहा है। ऐसी स्थिति में खुद से स्क्रीन पे देखो, एक लाइक तो बनता है यार। डेली आपके लिए फॉर्मेट बदल बदल के लाता हूं, कभी 15 क्वेश्चन वाला, कभी 25 क्वेश्चन वाला, कभी एक ही क्लास में 100 क्वेश्चन, कभी रैपिड फायर। मतलब वो हर प्रयोग करता हूं जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप लोग सेशन में जुड़े रहो, तैयारी करते रहो। तो दोस्त जब ये प्रयोग होते हैं ना तो लगता है यार कि लाइक तो बनता है अगर हमारे दोस्त चाहें तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और एक लाइक कर दें। क्लियर है? इसका वैसे राइट आंसर मेरे भाई सी। ठीक है, इसका क्या राइट आंसर है? सी। ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन। एमएफ हुसैन एक विख्यात क्या है? एमएफ हुसैन जब आवे तो आपको एक चीज तो रट लेना चाहिए, और वो क्या रट लेना चाहिए सर? कि इनकी किताब का नाम, और इनकी किताब का नाम क्या है? संसद उपनिषद। ठीक है ना, इनकी किताब का नाम है संसद उपनिषद। ये एमएफ हुसैन की क्या है? बुक है। ये एमएफ हुसैन जी की बुक है संसद उपनिषद। क्लियर है? और ये बहुत प्रसिद्ध चित्रकार हैं। मैं इनको पहली बार इनका वो चित्रकारी चर्चा में सुना था जब ये घोड़ा गधा था, उसका पूंछ सलमान खान को पकड़ाए हुए थे। वो इनकी चित्रकारी मैंने एक बार बड़ी चर्चा में थी, विवादित हो गई थी लेकिन सुना था। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रतिभावान वैज्ञानिक इंजीनियर, ये देखो ये क्वेश्चन आज
से 5-7 दिन पहले याद करो, हम लोग डिस्कस किए थे। तब हमने कहा था यार इनमें से हम लोग एक भी नहीं है, अगर काश की इनमें से एक क्वालिटी भी जम के अपने अंदर आ जाए तो बात बन जाए। और वो राइट आंसर है दोस्त लियोनार्डो दा विंसी, द लास्ट सपर वाले। कल के सेशन में इनका क्वेश्चन था। उस्ताद अमजद अली खान विख्यात हैं क्या? बस 25 क्वेश्चन है, आज का सेशन थोड़ा छोटा ही है, क्लियर है। उस्ताद अमजद अली खान विख्यात क्या हैं? तो सर ये विख्यात एक संतूर सरोद वादक है, क्लियर है। अगला बिस्मिल्लाह खान समझ भाई भारत रत्न है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, चारों हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनके पास हैं। और ये क्या है? बी ऑप्शन, भारत में शहनाई वादक है, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन गायन कंठ संगीत से, मतलब कंठ से नहीं गाया जाता है? तो सर कंठ, अच्छा कौन है जो कंठ संगीत नहीं गाते हैं? तो सर आपके शिव कुमार शर्मा, ये तो संतूर वगैरह मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। बाकी राशिद खान, किशोरी अमोनकर और पंडित जसराज। पंडित जसराज का 90-20 का गाना वादा तुमसे है वादा, पिछले सेशन में हमने चर्चा किया था, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं 90-20 एक हॉन्टेड मूवी है बॉलीवुड की, आज के कुछ साल पहले रिलीज हुई थी, उसमें इनका गाना वादा तुमसे है वादा, वो अच्छा है। सोते समय आराम से सुनो और 5 मिनट गाना सुन के सो जाओ। हालांकि मैं तो आपको ये भी बताऊं, मैं व्यक्तिगत तौर पे गाना वाना नहीं सुनता हूं, कभी 3-4 महीने में 1-2 कोई गाना सुन लिया तो सुन लिया, अदरवाइज मेरा इंटरेस्ट टीवी सीरियल और गाने में बिल्कुल नहीं है। क्रिकेट में हुआ करता था एक समय, जब तक सचिन तेंदुलकर जी खेलते थे, फिर उसके बाद 2013-14 में जब उन्होंने संन्यास लिया, उसके बाद लगा हटाओ यार क्रिकेट भी। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? सर सभी को पता है, ये शहनाई वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन सा मेरे दोस्त मेरे भाई? शहनाई वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला, यहूदी मेन्यूहीन संबंधित है, किससे संबंधित है? यहूदी मेन्यूहीन बताओ मेरे भाई, यहूदी मेन्यूहीन किससे संबंधित है? ठीक है, तो यहूदी मेन्यूहीन वायलिन से संबंधित है, क्लियर है। अगला, हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या है? बताओ, हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या है? तो सर राजकुमार का असली नाम है भूषण पंडित। और 25वां क्वेश्चन, अरे यार किस योग्यता के लिए प्रसिद्ध है? ये तो अभी अभी हम लोग डिस्कस किए थे, यहूदी मेन्यूहीन। तो यहूदी मेन्यूहीन अपने वायलिन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। अब ये दूसरा टेस्ट आपका समाप्त हुआ। अब दोस्त जरा ध्यान से सुनना, आपके लिए 2 बैच लॉन्च हुए हैं, एक संकल्प नाम से और एक सफलता नाम से। जो सफलता बैच है वो 5 अप्रैल को शुरू हो रहा है और संकल्प बैच भी 5 अप्रैल को। एमटीएस का फॉर्म अभी कल, आज कितनी तारीख हो गई है आपके? 23 तारीख, शहीद आजम के लिए याद करेंगे मार्च को, तो आपका ये 22 मार्च की शाम को, आपको ना पता हो तो बता दूं, इसका नोटिफिकेशन आ गया। हजारों वैकेंसी आई हैं और आप सब 10वीं 12वीं तो पास हो ना, इस फॉर्म को भर सकते हो, एज क्राइटेरिया देख लेना, तो फॉर्म को भर सकते हो। जो तैयारी आप लगभग सीएचएसएल के लिए कर रहे हो, सीजीएल के लिए कर रहे हो, सेम सिलेबस है। और सिमिलर कि सीएचएसएल का 24 मई को एग्जाम डेट है, 5 अप्रैल को ये बैच शुरू हो रहा है। दोस्त इन दोनों बैच को ज्वाइन करने के लिए आप जिस कोड का प्रयोग करेंगे वो क्या है? जैसे एक सिंगल इसमें जुड़ना चाहते हो Y182 लगा दो, इसमें जुड़ना चाहते हो Y182 लगा दो। लेकिन सर हमें संकल्प और सफलता दोनों बैच से जुड़ना है। गुड ऑप्शन इज महापैक। इसमें तुमको सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीयू, स्टेनोग्राफर, सिलेक्शन पोस्ट जो कि अगले महीने आने वाला है, एमटीएस आ गया, सीएचएसएल नेक्स्ट के नेक्स्ट मंथ मतलब अप्रैल के बाद मई में एग्जाम है, सबके पेड बैचेज इसमें शामिल हैं। दोस्त कुछ मत करो, मेरा तो तुम्हें सलाह है, मात्र 6 माह वाला एसएससी महापैक ले लो और निर्णय ले लो कि सिलेक्शन लेके रहेंगे, इसी साल लेके रहेंगे। अब देखो सीएचएसएल इसमें शामिल ही है, सीजीएल है ही, एमटीएस भी है, आपका सिलेक्शन पोस्ट भी है, ई बुक्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, आपके मतलब पुराने रिकॉर्डेड वीडियो जितने भी हम लोगों के हैं सब इसमें पेड बैचेस के पड़े हैं। तो दोस्त एसएससी महापैक 100 दर्द की एक दवा है, एसएससी महापैक। जब तक इसके वैल्यू को समझने में देर मत करो दोस्त, नहीं तो होता क्या है ना, बहुत समय आदमी चूक जाता है। आने वाले 3-4 महीनों में 3-4 एग्जाम आपके शेड्यूल्ड हैं। प्लीज एसएससी महापैक, मैं नहीं कहता हूं कि तुम 1 साल के लिए ज्वाइन करो इसको, 6 महीने एक बार अपने आप को प्रयोग तो करके देखो, अपनी ऊर्जा का प्रयोग करो, अपनी क्षमताओं का अपने लिए न्याय करो मेरे भाई, क्लियर है। और साथ ही साथ दोस्त जिन लोगों को लगता है सर हमें सिर्फ टेस्ट देना है, मेरे भाई आपके लिए ये सीजीएल, सीएचएसएल,
एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनो, जीडी, सभी का एसएससी टेस्ट पैक यहां मौजूद है। सभी का एसएससी टेस्ट पैक मौजूद है, लेकिन टेस्ट पैक लेने के लिए Y182S कोड का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ जो सिर्फ CHSL का टेस्ट देना चाहते हैं टियर 1 का, जिनका 24 मई को एग्जाम शेड्यूल्ड है मेरे भाई, वो ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज और बुक्स लेने के लिए आपको Y182S कोड का प्रयोग करना होता है। क्लियर है? तो आज का सेशन थोड़ा छोटा ही रखेंगे, यही 40-45 मिनट का ही सेशन रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग उसके साथ जुड़ेंगे। और दोस्त, अड्डा के ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी न भूलिए। अड्डा के ऐप पे आपको फ्री क्विजेज मिलते हैं। अब जैसे एमटीएस की वैकेंसी कल आई, आप जाओ देखो, उसका डिटेल सिलेबस वगैरह सब कुछ उस पर दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है। यहां जाइए, और हां 8 AM, ठीक है ना, 8 AM डेली दोस्त करंट अफेयर मैं पढ़ा रहा हूं एसएससी अड्डा पे। प्लीज दोस्त इस करंट अफेयर की क्लास में जुड़ा करो। हो सकता है आपको न दिख रहा हो क्योंकि पेन के कलर की वजह से, तो मैं इसको 8 ये लिख दे रहा हूं। अब ये लो, अब ये तो दिख रहा होगा ना कि 8 AM गुरुजी लिख दिए, ये लो 8 AM। ये है आपके मेरे करंट अफेयर की टाइमिंग, ठीक है ना, ये है मेरे करंट अफेयर की टाइमिंग 8 AM। तो प्लीज दोस्त ज्वाइन मी 8 AM शार्प। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, बात होगी, और कल सुबह 8 बजे जरूर आना यार, जितने लोग भी। जाते जाते सेशन को लाइक कर देना, और ध्यान रखना बुक्स और टेस्ट सीरीज के लिए Y182S और महापैक के लिए Y182 कोड। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। अपना और अपनों का ध्यान रखना। धन्यवाद।